हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। यार वेरी सॉरी, मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ 2 दिन से। आज भी क्लास का टाइम चेंज करना पड़ा। मेरे एरिया में पावर कट चल रहा है, पूरे पूरे दिन लाइट काट रहते हैं, कुछ तार वार कनेक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। चलिए आज हम क्लास नंबर 12 लेकर आए हैं, समय निकालकर एक अलग टाइम पे। और क्लास नंबर 12 में हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। वो शुरू करते हैं फार्मास्यूटिक्स। हम लोगों ने जूरिस पूरा खत्म कर लिया है 6 लेक्चर में क्लासी, और कोलॉजी को हम लोगों ने अगले 5 लेक्चर में कोलॉजी के करीब 1-2 चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं। आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं ताकि अलग अलग चीजें पढ़ाते रहेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। पता चला एक ही सब्जेक्ट लगातार पढ़ा रहा हूं 15, 20, 30, 40 लेक्चर, तो आप वो बोर हो जाएंगे। स्यूटिक्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 बहुत छोटा है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 2 चैप्टर एक साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे आज की लाइव क्लास में। पहला डोजेस फॉर्म का इंट्रोडक्शन यानी केवल क्लासिफिकेशन, और दूसरा फार्माकोपिया। इससे जो क्वेश्चन एक दो आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। चलिए बिना लेट किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोजेस फॉर्म। आप जानते हैं व्हाट इज द डोजेस फॉर्म बेटा, कि जो दवा होती है उसे हम जिस रूप में इनहेल करते हैं, इंगल्फ करते हैं, खाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी दवा है, दवा का अंतोगत्वा काम क्या है, हमारे ब्लड में पहुंचे और ब्लड में पहुंच के रिसेप्टर पे पहुंचे और रिसेप्टर पे पहुंच के दवा अपना असर दिखाए। लेकिन ब्लड में पहुंचाने के लिए भी कई अलग अलग तरीके हैं। हम उसे मुंह से खा सकते हैं, हम उसे टॉपिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसे इंजेक्शन फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। हम उसे क्रीम के फॉर्म में लगा सकते हैं, ठीक है। हम उसे इनहेल कर सकते हैं कई तरीके से, या हम किसी सपोजिटरी का इस्तेमाल करके किसी दूसरे रूट से हम ड्रग को अंदर पहुंचा सकते हैं। तो ड्रग को ब्लड में पहुंचाने के लिए या शरीर के अंदर ले जाने के लिए अलग अलग माध्यम है, और जिस माध्यम के जरिए हम ड्रग को शरीर में ले आते हैं उसी को उसका डोजेस फॉर्म कहते हैं। 3 तरीके का डोजेस फॉर्म होता है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल नेचर के आधार पर। एक सॉलिड डोजेस फॉर्म जो ठोस है, दूसरा सेमी सॉलिड जो ठोस नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, दोनों के बीच का चीज है, और लिक्विड डोजेस फॉर्म जो कि आप पूरी तरह से जानते हैं। तो इस क्लास में सिर्फ क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन एक दो आए हुए हैं, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे कुछ मेरे बच्चों ने मुझे नोट्स बना के भेजा था, तो 2-3 बच्चों ने उसी नोट्स को बनाकर मैं आपको कंटिन्यू कर रहा हूं। पहला है सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक बांट सकते हैं हम यूनिट डोजेस फॉर्म, ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म बांट सकते हैं। एक हो सकता है हमारा यूनिट डोजेस फॉर्म। यूनिट का मतलब जिसे एक बार में हम सिंगल खा सकते हैं, और एक है बल्क डोजेस फॉर्म। जैसे आपसे कहे कोई 1 चम्मच पाउडर खाइए, तो पाउडर 1 चम्मच में कितने पार्टिकल है आप बता नहीं सकते, लेकिन टैबलेट आपको एक ही खाना है, कैप्सूल आपको एक ही खाना है। तो जब जहां पे गिनती के साथ हम खा सकते हैं, सिंगल डिजिट में खाते हैं, वो हमारा यूनिट डोजेस फॉर्म है। और जहां पे हम बल्क के फॉर्म में खाते हैं वो हमारा बल्क डोजेस फॉर्म। यूनिट डोजेस फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी है वो है टैबलेट। लेकिन टैबलेट भी कई तरीके के होते हैं, आप जानते हैं। टैबलेट इज द सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। इसमें भी कई अलग अलग तरीके हैं, इसको समझते हैं। पहला है लोजेंजेस। लोजेंजेस किस तरह का टैबलेट है, एक ऐसा टैबलेट होता है जिसको आप मुंह में चूसते हैं, एक तरह से देखा जाए चबाते हैं या चूसते हैं, और वो मेल्ट होकर के या डिजॉल्व होकर के आपके लोकल मुंह में या आसपास के गले में सूदिंग इफेक्ट देता है। कभी आपने क्लोरोमिंट टॉफी खाई है, कभी आपने विक्स की टॉफियां खाई है, वो वही काम करते हैं जो गले में जाकर थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट देते हैं। किसी को खांसी हो, गले में खराश हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ओरल आप जानते हैं जिसका इस्तेमाल हम मुंह से करते हैं। जितने भी हमारे टैबलेट्स आते हैं, मैक्सिमम टैबलेट 99% हम ओरल ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें भी साइज अलग अलग होते हैं, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, बड़ा है, छोटा है। फिर आता है बक्कल। अच्छा, ओरल और बक्कल में डिफरेंस क्या है। ओरल भी मुंह से खाते हैं, बक्कल भी मुंह से खाते हैं। ओरल टैबलेट मुंह से खाते हैं, लेकिन मुंह के लिए नहीं खाते। मुंह के लिए का मतलब उसका हमें असर मुंह में नहीं चाहिए, उसका असर हमारी बॉडी में जाएगा, डिजॉल्व होगा, एब्जॉर्ब होगा और पूरी बॉडी में जाके वो असर करेगा। लेकिन जो बक्कल टैबलेट्स है, माउथ के लोकल एक्शन के लिए, माउथ के लिए, थ्रोट के लिए, मुंह में छाले पड़ गए हैं, मुंह में बदबू आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, दांत में कोई प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बक्कल टैबलेट्स होते हैं। ओरल अलग है। सबलिंगुअल टैबलेट्स, ऐसी टैबलेट्स जिसे हम जीभ के नीचे रखते हैं, जिसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाते हैं, जो जीआईटी ट्रैक्ट में ना जाकर डायरेक्ट सलाइवा में डिजॉल्व होकर ब्लड में मिक्स हो जाता है। जिसमें दवाइयां आपने पढ़ा था, जितने भी हार्ट की दवाइयां हैं, एंजिस्पान टीआर, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरेट, ये सब दवाइयां जो है वो हमारे सबलिंगुअल आते हैं।
एक आता है सॉल्युबल टैबलेट। ये टैबलेट बड़े इजी होते हैं भैया, इनको टैबलेट लीजिए, पानी के फॉर्म में घोलिए और घोल के पीजिए। जैसे आपने देखा होगा म्यूसिन एक आता है टैबलेट, एस्टिलसिस्टीन करके, तो उन टैबलेट्स को हम पानी में घोलते हैं और फिर पीते हैं। डिस्प्रिन की बात नहीं हो रही, डिस्प्रिन भी घोलते हैं लेकिन डिस्प्रिन के साथ गैस निकलती है, वो एफरवेसेंस में आता है, लेकिन ये नॉर्मल सॉल्युबल टैबलेट अलग होते हैं। वहीं पे च्यूएबल कुछ टैबलेट जिसको हम केवल च्यू करते हैं, दांतों से चबाते हैं और चबाकर खाते हैं, डाइजिन वगैरह आते हैं, डाइजिन टैबलेट हम दांतों से चबाते हैं। इस टैबलेट में एक खास बात है, जितने भी टैबलेट मिलाए गए हैं सब में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐड किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, किस प्रकार के टैबलेट में डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं होता, वो है च्यूएबल टैबलेट। च्यूएबल टैबलेट में कभी भी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं होता है। रीजन क्या है? बाकी टैबलेट्स एनी हाउ मुंह में या पेट में जाके डिजोल्व होंगे और डिजोल्व होकर टूटेंगे और तभी आके आपके टूटेंगे फिर डिजोल्व होंगे, तो टूटने के लिए इसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डाला है। लेकिन ये टैबलेट हम मुंह से चबाते हैं, अपने दांत से चबाते हैं, खुद ही दांत के अंदर इसको हम डिसइंटीग्रेट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, इसलिए इसमें अलग से किसी भी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट को डालने की कोई जरूरत नहीं। नई बात है हाइपोडर्मिक टैबलेट। ये कैसे टैबलेट होते हैं, इसको भी बड़ी खास बात है। इस टैबलेट में खास बात क्या है कि हाइपोडर्मिक टैबलेट में कि हम इसमें क्या करते हैं, पहले टैबलेट को बेसिकली एक इसको घोल देते हैं, एक टैबलेट फॉर्म में होता है, उसको एक वाटर में, एक खास वाटर होता है WFI करके, उसमें डिजोल्व करते हैं और डिजोल्व करने के बाद फिर स्किन के अंदर एज ए इंजेक्शन के फॉर्म में इंसर्ट कर देते हैं, जिसे हम हाइपोडर्मिक टैबलेट्स कहते हैं। वहीं पे एफरवेसेंस मैंने बताया, जो गैस रिलीज करता है, आपने नाम सुना था, किसका नाम था उसका, डिस्प्रिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ टैबलेट में पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, जो यूनिट सैचेट के फॉर्म में आते हैं, जो सिंगल डोज है, जैसे कि कैल्शियम सैचेट आता है, ORS सैचेट आते हैं, ये सब सिंगल फॉर्म में है। वही कैप्सूल्स भी टैबलेट के अलावा यूनिट डोजेस फॉर्म है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन। जब मैं इसको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो ब्रीफ में बताऊंगा। सैचेट्स आप जानते हैं ना, जैसे पाउडर्स आते हैं उस तरह सैचेट्स आते हैं ना, कैल्शियम सैचेट, विटामिन D3 सैचेट्स है ना, इनो सैचेट्स। तो वो सैचेट्स में दो प्रकार के होते हैं, ड्राई सील, वेट सील। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो वेट सील है और पाउडर फॉर्म में तो ड्राई सील। और पिल्स आप जानते हैं, टैबलेट्स, छोटी छोटी गोलियां, जैसे आपने होम्योपैथी की गोलियां देखी है, उसी तरह से कुछ पिल्स आती है। अब आते हैं बल्क में दो तरीके का होता है, जैसे कि इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज। अगर आपको शरीर के अंदर इस्तेमाल करना है, जैसे कुछ फाइन पाउडर्स हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स आते हैं, इफरवेसेंट, नॉन इफरवेसेंट, और कुछ शरीर के बाहर अप्लाई करना, जैसे कान के लिए पाउडर आते हैं, स्किन के लिए पाउडर आते हैं, स्नफ के लिए आते हैं, आंखों के लिए पाउडर आते हैं, डस्टिंग पाउडर आते हैं, दांत के लिए मंजन आता है, वो सब पाउडर है, डेंटल पाउडर। तो ये सारे एक्सटर्नल यूज के लिए, बस नाम जानते चलो, इनसे क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल अगला है लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब लिक्विड डोजेस फॉर्म भी दो प्रकार का होता है, मोनोफेजिक और बाईफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब क्या मेरे लाल? मोनोफेजिक का मतलब जिसको देखने में सिर्फ एक ही फेज दिखाई दे, यानी जो सॉलिड है वो आपके सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है, इसलिए वो मोनोफेजिक है। इसमें सबसे खास दो तरीके का है, इंटरनल यूज के लिए और ओरल यूज के लिए। इंटरनल यूज में आपके एक्वस और हाइड्रोअल्कोहलिक आते हैं। हाइड्रोअल्कोहलिक मतलब एक जिसका बेस पानी है और एक जिसका बेस पानी प्लस एल्कोहल। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एलिक्सर। एलिक्सर जो होता है वो हाइड्रोअल्कोहलिक एक तरह का आपका सिरप होता है, हाइड्रोअल्कोहल, इसका जो बेस होता है एल्कोहल। उसके अलावा ड्रॉप्स आते हैं बच्चों वाले, मिक्सचर्स आते हैं, सोल्यूशन आते हैं, सिरप आते हैं, लिंटस आते हैं, ये सारे एक्वस सोल्यूशन होते हैं, मोनोफेजिक होते हैं फॉर इंटरनल यूज। क्लासिफिकेशन याद कर लेना, अभी क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में इससे। ओरल टॉपिकल में जो अंदर बॉडी की यूज नहीं करना, बस मुंह के लिए इस्तेमाल होता है, माउथ वॉश, गार्गल, थ्रोट पेट, जो माउथ कैविटी के लिए होता है लिक्विड फॉर्म में। और वहीं पे बॉडी कैविटी के लिए, जैसे कान के लिए ईयर ड्रॉप हो गया, नाक के लिए नेजल ड्रॉप हो गया, स्प्रे हो गया, ठीक है, डाउचेस हो गया, इनेमाज हो गया, ये सारे लिक्विड प्रिपरेशन है, लेकिन इसको हम बॉडी कैविटीज में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अलग अलग कैविटीज में, नाक में, कान में, वेजाइना में, इन सब में इस्तेमाल होता है। वही टॉपिकली कुछ ऐसे लिक्विड फॉर्म है जो इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो सोल्यूशन है, लोशन है, पेंट्स है, लिनीमेंट्स है, ये सारे। देखिए ये सभी, अब आपसे पूछेगा कि लोशन, पेंट, लिनीमेंट किस डोजेज फॉर्म में आता है, सेमी सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, तो आप अक्सर टिक लगाएंगे सेमी सॉलिड। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लोशन, सोल्यूशन, पेंट और लिनीमेंट, मलहम जो गाढ़े पतले वाले होते हैं,
ये सारे के सारे लिक्विड डोसेज फॉर्म में आते हैं, ये सेमी सॉलिड में नहीं आते हैं। इसे क्लासिफिकेशन याद करा रहा हूं। वहीं पे इमल्शंस की बात करें, जो बाइफेजिक है, बाइफेजिक मतलब जिसमें लिक्विड जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं है, वो अलग अलग दिखाई देते हैं, वो है इमल्शन और सस्पेंशन। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ओरल, टॉपिकल, ऑप्थेल्मिक, पेरेंटल। वहीं पे तीसरा हम बात करें सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की, तो ये भी दो प्रकार से है, एक्सटर्नल और इंटरनल यूज के लिए। एक्सटर्नल यूज के लिए मतलब ना ये लिक्विड है ना ये सॉलिड है, यानी बीच की अवस्था है सेमी सॉलिड, उसमें पेस्ट आता है, ऑइंटमेंट आता है। ध्यान दीजिएगा, पेस्ट ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड है, लिलिमेंट लोशन सब लिक्विड डोसेज फॉर्म है। तो इसमें भी ऑइंटमेंट में ऑलियोजेनस बेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर एब्जॉर्बल, वॉशेबल बेस और इमल्शन, 4 तरह के बेसिस होते हैं। वाटर वॉशेबल बेस से क्वेश्चन आया हुआ है कि इसे किस प्रकार का इमल्शन होता है, ये ऑयल अपॉन वाटर इमल्शन होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो वाटर वॉशेबल बेस में जो ये किस तरह का एक इमल्शन है, ये वाटर अपॉन ऑयल टाइप का एक इमल्शन है, क्योंकि इसमें वाटर ज्यादा है, सॉरी ऑयल अपॉन वाटर, वाटर ज्यादा है इसलिए वाटर से वॉशेबल हो जाता है, वाटर से वॉश हो जाता है। ठीक है, वहीं पे कुछ और आते हैं, जैसे सपोजिटरी वगैरह है। सपोजिटरी आप जानते हैं, सपोजिटरी जो रेक्टल या वेजाइनल रूट से देते हैं, पेसरीज है जो रेक्टल रूट से देते हैं, नेजल है नाक के अंदर डालते हैं, यूरेथ्रल है और एयर कोन्स है, ये सारे सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस है। बस नाम जानते चलो, बाकी इंटरनल यूज के लिए च्यवनप्राश का एक तरह का इलेक्ट्रोलिस आता है, नाम बस जान लीजिए। तो देखिए, इसमें हमने केवल क्लासिफिकेशन बताया, क्योंकि इन सब को जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उनके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन आए मैं उसको कवर करूंगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन कवर करूंगा अब तक एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड, और चैप्टर 1 का सिलेबस हमारे जो फार्मासिस्ट का है वो यही है। अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि है हमारा फार्माकोपिया। फार्माकोपिया से आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं। बेसिकली इसमें सन वगैरह पूछता है, किस सन में लॉन्च हुआ, किस सन में रिलीज हुआ, उसकी बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्माकोपिया आपको पता है एक तरह का कौन सा बुक है जिसमें ड्रग का डिस्क्राइबिंग ड्रग, उसके केमिकल, उसके मेडिसिनल प्रिपरेशन, इशूड बाय एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी। यानी कि बहुत पहले जब फार्माकोपिया वगैरह नहीं हुआ करता था, तो कुछ जानकार लोग कुछ किताबों में लिख देते थे कि ये दवाई ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ये इसका टेस्टिंग का तरीका है, ये इसका फार्मूला है, इसको ऐसे से बनाते हैं, तो लोग उसको फॉलो करते थे। फिर कई जानकार लोग आपस में मिले और मिल करके सारे चीजों को एक फार्मूला बद्ध किया, सबका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसका ऐसे का तरीका, उसका केमिकल नेचर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको सब कुछ को किताब के रूप में बद्ध कर दिया और उसी को फार्माकोपिया नाम दिया गया। ठीक है, तो हम इस किताब पूरी में फार्माकोपिया की जर्नी जानेंगे कि फार्माकोपिया की जर्नी शुरू कहां से हुई थी, कैसे खत्म हुई थी, कहां तक पहुंची है। एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि फार्माकोपिया जो छपता है भारत सरकार के द्वारा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके अंतर्गत आता है। और एक क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, आपका जो एग्जाम हुआ था एनएचएम का फार्मासिस्ट का, कि जो फार्माकोपिया जो पब्लिश होता है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर है, इंडियन फार्माकोपिया जो कमीशन है आईपीसी, एक इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो केवल इस पे काम करती है कि क्या अमेंडमेंट आने हैं, क्या चेंज लाने हैं, क्या ऐड करना है, क्या डिलीट करना है, और फिर संशोधन करते हैं। तो उसकी जो कमेटी उस ऑफिस का है वो गाजियाबाद में है। क्वेश्चन आया हुआ है, तैयार कर लेना कि इसका जो ऑफिस है वो कहां पे है, गाजियाबाद में। अब चलिए बात करते हैं कि फार्माकोपिया पूरे विश्व में शुरुआत कहां से हुई, थोड़ा सा इस पे एक नजर डालते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सबसे पहला फार्माकोपिया जो है वो एक तरह से देखा जाए जिसको हम फर्स्ट फार्माकोपिया कहते हैं, वो 1601 ईस्वी में शुरू हुई थी। एक तरह का ये देखा जाए तो ये एक जर्मनी है, जर्मनी में बेसिकली देखा जाए तो साउथ जर्मनी का एक खास शहर है जिसका नाम है बवेरिया। ठीक है, बवेरिया शहर है साउथ जर्मनी का, वहां पे काफी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, और वहां पे उस शहर में बवेरिया देखा जाए तो साउथ एक उसका डिस्ट्रिक्ट है, और उस डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है ऑसबर्ग। ये बहुत ही फेमस शहर है, ऑसबर्ग की हिस्ट्री पढ़िएगा, मजा आएगा। ऑसबर्ग का जो शहर है, काफी पढ़े लिखे लोग, पहली यूनिवर्सिटी, पहले पढ़े लिखे लेक्चरर सब यहीं पे पाए जाते थे। बात 1601 ईस्वी की है। 1601 ईस्वी में ऑसबर्ग शहर में, जो कि बवेरिया जर्मनी का पार्ट है, उसमें कुछ लोगों ने क्या नाम है
एक किताब कंपाइल किया। उस किताब में दवाइयों के बारे में जितनी मेडिसिन अवेलेबल थी, जो ड्रग्स अवेलेबल था, उसकी डिटेल्स को मेंशन किया, जिसको फर्स्ट फार्माकोपिया कहा गया। और इसको फार्माकोपिया अंगस्टाना भी कहते हैं, क्योंकि अंगस्टाना जो यूनिवर्सिटी थी उस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये काम हुआ था। तो फार्माकोपिया अंगस्टाना भी कहते हैं, याद कर लेगा। 1601 में पहली फार्माकोपिया साउथ जर्मनी के बावेरिया जिले के आउग्सबर्ग शहर में स्टार्ट हुआ। फिर आया फार्माकोपिया लॉन्डीनेंसिस 1618 में, दूसरा फार्माकोपिया जिसको बनाया गया। ये आपका देखा जाए, ये जो शहर है ये स्कॉटलैंड में पड़ता है, ठीक है, ये स्कॉटलैंड में पड़ता है। यहां पे मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड, जी हाँ, या इंग्लैंड में है शायद। ये आपका लॉन्डीनेंसिस गूगल सर्च करेगा, इंग्लैंड या स्कॉटलैंड में किसी एक जगह पे है। वहां पे दूसरा फार्माकोपिया आया। फिर एडिनबर्ग करके, एडिनबर्ग एक शहर है, उस एडिनबर्ग शहर में एडिनबर्ग फार्माकोपिया 1699 में आया। ये आयरलैंड का पार्ट है, इसका पार्ट है आयरलैंड का, ठीक है। और उसके बाद डबलिन शहर में फार्माकोपिया 1807 लॉन्च हुआ। डबलिन शहर में 1807 फार्माकोपिया आया, ये चौथे नंबर का फार्माकोपिया था। फिर पांचवें नंबर पे 1864 में ब्रिटिश फार्माकोपिया आया, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया कब लॉन्च हुआ? 1864, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये बाकी फार्माकोपिया में तो बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं थी, लेकिन यहां से जब फार्माकोपिया आना शुरू हो गई तो उसमें बहुत ज्यादा मेंशन था, जो आज भी बाबू प्रमाणित है। फिर यूएस फार्माकोपिया आया 1820 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, याद कर लेना बेटा, यूएस फार्माकोपिया कब लॉन्च हुआ? 1820। और फिर बारी आती हमारे देश की। हमारा देश आजाद हुआ और 1950 में हमारा संविधान बना, और उसके 5 साल बाद हमारी आईपीसी का गठन हुआ। और फिर 1955 में भारत का पहला फार्माकोपिया लॉन्च हुआ, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया इन 1955। इसको जितना याद कर सकते हो कर लो, ये जरूरी याद रहेगा। 1955 में भारत का पहला फार्माकोपिया लॉन्च हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को जान लेते हैं। डिफरेंट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ये नोट्स काफी बढ़िया हैं। मुझे मेरे एक दोस्त हैं शुभम भैया ने, उन्होंने भेजा है, शुभम श्रीवास्तव जी ने। तो ये मैंने वहीं से एक मैटर को लिया है, बाकी मेहनत उन्हीं की है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, लेकिन पढ़ाने में मजा आएगा इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं इससे। तो ये आपका जो एडिशन है, पहला एडिशन जो है वो 1955 में आया। खास बातें क्या थी, देखिए ये सन याद कीजिएगा एडिशन का। इससे क्वेश्चन बहुत कम आया है कि सप्लीमेंट कब लॉन्च हुआ। 1960 में सप्लीमेंट लॉन्च हुआ, ठीक है, उसको छोड़ते। इसमें खास बात है, इसमें कुल 986 मोनोग्राफ्स थे। ये याद करने वाली बात है कि 986 मोनोग्राफ्स थे, और जो मोनोग्राफ थे उन सब का जो टाइटल था वो लैटिन भाषा में था, और जितने भी मेजरमेंट, वेट, सब कुछ था वो मैट्रिक सिस्टम के हिसाब से किया गया था। ये खास बात याद रखनी। और दूसरी बात, जो आईपीसी होती है, जो इंडियन फार्माकोपिया कमेटी होती है, कमीशन होती है, उसमें कुछ लोग होते हैं। वो सारे लोग स्टडी करके, रिसर्च करके, जर्नल्स पढ़ के, बाकी यूनिवर्सिटी से काम करके, डेटा लेकर, रिसर्च स्कॉलर बच्चों से काम करके कुछ नए नए अमेंडमेंट लाते हैं, नए नए परिवर्तन लाते हैं। और उस समय वहां का जो चांसलर होता है, जो उसका हेड होता है, वही उसको हम लोग कहते हैं चेयरमैन। तो जो पहला जब आपका फार्माकोपिया आया था तो उस समय के चेयरमैन थे डॉक्टर बीएन घोष। इसको जरूर याद कर लेना। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि बहुत सारे जो पहला चीज, पहली फैक्ट्री, पहला कारखाना, पहले दवाई सब बंगाल में शुरू हुआ था। बीएन घोष बाबू बंगाल के हैं, तो बंगाली आदमी पहले शुरू करेगा। बीएन घोष ने सबसे पहले 1955 में जो फार्माकोपिया बना उसके चेयरमैन थे, याद रहेगा। दूसरा आता है 1966 में बना, लगभग 11 सालों के बाद 1966 में अमेंडमेंट करके दूसरा फार्माकोपिया लाया गया। इसका सप्लीमेंट 1975 में आया। इसमें क्या चेंज था, जो पहले सारी चीजें लैटिन में थी उसको अब इंग्लिश में भी कर दिया गया, यानी जो मोनोग्राफ लैटिन में थे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। ये परिवर्तन याद करना। आपसे पूछेगा किस फार्माकोपिया के एडिशन में पहली बार अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया गया लैटिन वर्ड मोनोग्राफ के लिए, तो ये हो गया। अच्छा, मोनोग्राफ में क्या होगा, जैसे वहां पे ना फर्स्ट सेकेंड ऐसा था ना, उसके लिए हो रहा है। जो पहले, अब इसमें दवाइयों का नाम सबसे पहले लिखा जाने लगा, दवाइयों का नाम ऊपर हेडिंग के तौर पे पहले, उसके अंदर उसका डिटेल, और जितने भी नए एनालिटिकल टेक्निक्स वगैरह थे, टीएलसी वगैरह की शुरुआत हो गई थी, क्रोमेटोग्राफी वगैरह थे, आईआर तो बाद में आया था। बाकी चीजें जो आपके टाइट्रेशन वगैरह जो भी टेक्निक्स थी उसको भी सेकेंड एडिशन में ऐड किया गया था
याद करना है, दूसरे वाले भी बंगाली हमारे, और ये है डॉक्टर बी मुखर्जी। सेकंड एडिशन के चेयरमैन थे डॉक्टर बी मुखर्जी। इसको जरूर बेटा नोट्स बना लेना, लिख लेना, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं टॉपिक पे। तीसरा जो एडिशन है, ये इसमें सबसे खास बात क्या थी, पहले जितनी भी फार्माकोपिया आती थी वो एक किताब थी, कंटेंट बढ़ गया तो तीसरा जो 1985 वाला एडिशन आया उसमें 2 वॉल्यूम हो गए, यानी किताब 2 पार्ट में आने लगा। ये याद करना, कब से किताब 2 वॉल्यूम में आने लगा, 1985 में। कौन सा एडिशन था, तीसरा एडिशन। 89 और 91 में इसका सप्लीमेंट आ गया। इसमें खास बात क्या है कि इस वाले में माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट को ऐड किया गया, डिसोल्यूशन टेक्निक को ऐड किया गया, फ्लेम फोटोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लोरोमेट्री, ये सब नई नई एनालिसिस की टेक्निक को ऐड किया गया। पहले ये नहीं था, दवाइयों के लिए सिर्फ टाइट्रेशन का मेथड हुआ अवेलेबल था, क्रोमेटोग्राफी अवेलेबल था, इसको भी ऐड किया गया। फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लोरोमेट्री, इलेक्ट्रोफोरेसिस को ऐड किया गया, डिसोल्यूशन टेक्निक को ऐड किया गया। और डॉक्टर नित्यानंद स्वामी जी ये तीसरे एडिशन के चेयरमैन थे। याद करते, एक एक एडिशन याद करना बेटा, फार्माकोपिया से 1-2 क्वेश्चन फिक्स आता है, हर एग्जाम में फिक्स आता है, ठीक है। वहीं पे आते हैं 4th एडिशन में 1996, इसमें भी 2 वॉल्यूम में थे और इस बार किताब का कलर कर दिया गया ब्लू। तो सबसे पहले किताब का कलर ब्लू कब शुरू हुआ, ये 1996। अब यहां सवाल बनता है कि ब्लू से पहले कौन कलर था। अब यह आपको ढूंढना है और ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताना। मैं फिर देखता हूं कि कितने बच्चे हैं जो खोजी किस्म के हैं, जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो ब्लू से पहले किताब का कलर क्या था आपको बताना है। 2000, 2002, 2005 में इसके बाद में सप्लीमेंट्स आ गए। तो इसमें सबसे पहली बार इसमें कंप्यूटर जनरेटेड फार्मूला को यूज किया गया। कंप्यूटर जनरेटेड फार्मूला जो है किसी भी ड्रग के लिए, किसी भी चीज के लिए उसको इस्तेमाल किया गया। आईआर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को सबसे पहले इस बार ऐड किया गया 4th एडिशन में। आईआर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को 4th एडिशन में ऐड किया गया और इसमें 1149 मोनोग्राफ और 123 अपेंडिक्स थे। यह भी याद कर लेना, 1143 मोनोग्राफ किसकी बात हो रही है, 4th एडिशन में 1143 मोनोग्राफ, 123 अपेंडिक्स और डॉक्टर नित्यानंद स्वामी जी इस बार भी। सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसी का रहा है तो डॉक्टर नित्यानंद स्वामी का रहा है। अभी आप देख लेंगे कैसे, याद रखना सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, डॉक्टर नित्यानंद स्वामी का। चलिए आगे बात करते हैं। 5वें एडिशन की बात करें तो 5वां एडिशन जो है मेरे बच्चों ये आया 2007 में, ठीक है। 2007 में 5वां एडिशन आया, 2008 में सप्लीमेंट। और सबसे खास बात क्या, पहली बार ये किताब 3 वॉल्यूम में अवेलेबल हो गई और कलर ब्लू ही रहा, कलर था ब्लू और पहली बार इस किताब का 3 वॉल्यूम आना शुरू हो गया, ठीक है। याद रखना है आपको कि आपका 4th एडिशन में 2 वॉल्यूम और 5th एडिशन से 3 वॉल्यूम आ गए। और इसमें वॉल्यूम को हम लोग बेसिकली उसके आईपीसी स्ट्रक्चर के आधार पर मेंशन किया और इसके जनरल मोनोग्राफ्स जो है वो 3 कंटेंट्स में डॉक्टर नित्यानंद के चेयरमैन थे। याद करिएगा, तीनों के चेयरमैन, 3, 4, 5 के डॉक्टर जो है नित्यानंद। 6वां एडिशन 2010 में आया, इसमें भी 3 वॉल्यूम, ब्लू कॉमन है। 2012 में सप्लीमेंट आया, इसमें प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हर्बल प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया और एंटी रिट्रोवायरल ड्रग को ऐड किया गया, यानी कि एड्स के लिए दवा जो है वो पहली बार एंटी रिट्रोवायरल ड्रग को पहली बार 6th एडिशन में ऐड किया। 6th एडिशन सबसे खास हो जाता है। हम कैसे याद करेंगे, क्योंकि भैया बल्लेबाज ने आते ही सिक्सर मार दिया, छक्का मार दिया, मतलब 6th एडिशन में एंटी रिट्रोवायरल ड्रग ऐड किए गए और बायोटेक्नोलॉजी को ऐड किया गया, ये पहले नहीं था। और डॉक्टर गुलाब नबी आजाद, नाम तो सुना होगा आपने, डॉक्टर गुलाब नबी आजाद इस बार इसके चेयरमैन थे। 6th एडिशन सबसे खास एडिशन है और डॉक्टर गुलाब नबी आजाद इसके चेयरमैन थे। 7th एडिशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7th एडिशन की तरफ अगर हम बढ़ के देखें तो हम पाएंगे कि पहली बार किताब 4 वॉल्यूम में आई और कलर हो गया रेड, ब्लू से हो गया रेड, ठीक है। 7th एडिशन में 4 वॉल्यूम, इससे पहले 6th एडिशन में 3 वॉल्यूम। 2015-16 में सप्लीमेंट आए, इसमें 2548 मोनोग्राफ्स थे। बाप रे बाप, दवाइयां बढ़ती जा रही भाई साहब।
2548 मोनोग्राफ थे, 19 नए रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ थे, जिसको पहले इससे 577 नए ऐड किए गए थे। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ बढ़ाए गए 7th एडिशन में। और डॉक्टर गुलाब नबी आजाद भाई साहब यहां भी इसके चेयरमैन हैं, यानी 6वें और 7वें के गुलाब नबी आजाद। 8वां एडिशन 2018 में आया, काफी अच्छा है, 4 वॉल्यूम आए और यहां पे हो गया कलर ऑरेंज। याद कैसे कर सकते हैं भैया कि 14 में तो जो बना था तब तो कांग्रेस की सरकार जस्ट गई थी, और 18 जब आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और सब कुछ ऑरेंज ऑरेंज केसरिया होने लगा। तो आईपी हमारा फार्माकोपिया कैसे बच जाता, फार्माकोपिया को भी ऑरेंज कर दिया गया भाई साहब। और 8वें एडिशन में 4 वॉल्यूम आ गई और चारों वॉल्यूम का हमारा ऑरेंज कलर का था। 19 और 21 में इसका सप्लीमेंट आया। इसमें जनरल केमिकल टेस्ट को किया गया। एक खास बात इसमें हुई कि इसमें टीएलसी को एलिमिनेट कर दिया गया। इससे पहले जो टीएलसी सेकंड नंबर से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चला आ रहा था, 7 तक चला आ रहा था, 8वें में इनको लगा कि टीएलसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कई सारे टेक्निक्स एनालिसिस के आ चुके हैं। इन्होंने टीएलसी को रिमूव किया और कुछ स्पेसिफिक जैसे कि आईआर, यूवी और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऐड कर दिया। टीएलसी को हटाकर इसको ऐड कर दिया। पायरोजेन टेस्ट को भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे इंडोबैक्टॉक्सिन टेस्ट को ऐड किया। पायरोजेन टेस्ट को हटाया किसी भी ड्रग के लिए टेक्निक को, और बैक्टीरियल इंडोटॉक्सिन टेस्ट को ऐड किया। इस बार के जो आपके चेयरमैन हैं वो डॉक्टर पीके प्रधान हैं, याद कर लीजिएगा भैया। 8वें वॉल्यूम के चेयरमैन जो है वो पीके प्रधान हैं, और 7वें वॉल्यूम के जो चेयरमैन हैं वो गुलाब नबी आजाद है। याद रखना ये भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां एडिशन, सबसे लास्ट एडिशन भैया, बीजेपी की सरकार कंटिन्यू है। 9वां एडिशन भी जो है वो 2022 में आया। सेम 4 वॉल्यूम थे, ठीक है, ऑरेंज कलर का था बिल्कुल। और इसमें सबसे पहले 1 जुलाई 2022 उसको लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया? विज्ञान भवन नई दिल्ली से ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें 92 नए मोनोग्राम्स को ऐड किए गए, ठीक है, 60 केमिकल्स ऐड किए गए, 21 विटामिन, अमीनो एसिड, ये सब ऐड किए गए, सप्लीमेंट्स ऐड किए गए। कुल मिला के मोनोग्राम हो गया 3152। यानी लेटेस्ट आपका फार्माकोपिया में कितने ड्रग मेंशन है, कितने मोनोग्राम्स मेंशन है? 3152। और डॉक्टर मनसुख मांडविया जो अभी के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इसके चेयरमैन है। करंट टाइम में जो फार्माकोपिया है डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये सारा टॉपिक खत्म। इससे ही क्वेश्चन आ सकता है तो आ सकता है। तो चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले हम क्वेश्चन लेंगे अपने सुटिक्स वाले चैप्टर का, और फिर क्वेश्चन हम लेना शुरू करेंगे अपने फार्माकोपिया से, ठीक है। थोड़ी सी थकान सी हो रही है लेकिन मैं क्लास कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहली बात है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज क्लासिफाइड एज ए लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसमें से बताओ चारों में से, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, बहुत इजी है भाई। इन चारों में से कौन सा प्रिपरेशन लिक्विड प्रिपरेशन है? इसको बताना पड़ेगा तो बेकार है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, सिरप। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज कंसीडर्ड एज सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। इन चारों में से कौन सा सेमी सॉलिड है? चलिए ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए। ऑप्शन में बोलूंगा नहीं, थक गया हूं, ठीक है। जवाब दीजिए, ठीक है। व्हाट इज द सेमी सॉलिड? बिल्कुल सही जवाब है सपोजिटरी। इंजेक्शन लिक्विड, एरोसॉल लिक्विड और सस्पेंशन जो है वो लिक्विड में, तो सपोजिटरी हो गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म टिपिकली रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। कौन सा ऐसा प्रिपरेशन है जिसको बनाने के लिए, स्टेबिलिटी बनाने के लिए हमें सर्फेक्टेंट डालना पड़ता है? कैप्सूल में डालते हो, टैबलेट डालते हो, इमल्सन डालते हो, या पाउडर में डालते हो? किसमें डालते हो? सर्फेक्टेंट को ही हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट या सस्पेंडिंग एजेंट भी कह सकते हैं, दोनों सेम चीज लगभग है। तो आपको जवाब मिल गया होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही है, इमल्सन। क्वेश्चन नंबर 4, इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स प्राइमरली टारगेट विच पार्ट ऑफ द जीआईटी। जो इंटेरिक कोटेड टैबलेट होता है आपने पता है उसमें थैलेट की कोटिंग होती है। जब थैलेट की कोटिंग होगी तो क्या होगा, वो हमारे जीआईटी को पार कर जाएगा और डायरेक्ट इंटेस्टाइन में पहुंचेगा बिना खराब हुए। तो इसका जो बेसिकली किस पार्ट के लिए हम टारगेट करते हैं? स्टमक के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, लार्ज के लिए, कि एसोफेगस के लिए? जहां पे सबसे ज्यादा ऑप्शन होगा वहीं के लिए हम टारगेट करेंगे। क्या जवाब है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉर्म इज टिपिकली यूज्ड फॉर लोकलाइज्ड डिलीवरी टू ड्रग स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें से कौन सा सोल्यूशन क्रीम है जिसे हम लोकल एरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया में, हाथ में, कान में, सर में, चोर में, कहीं भी लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? टैबलेट, इंजेक्शन, क्रीम या सोल्यूशन? सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, सबका जवाब सही आ रहा है, सी सही है। क्रीम, क्रीम जो है वो लोकल एरिया के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following dosage form involves the administration of drugs through the nasal route? नाक के रास्ते कौन सी दवा डालते हैं भाई? इनहेलर, सपोजिटरी, नेजल स्प्रे, आई ड्रॉप। बहुत आसान पेपर है जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी नेजल स्प्रे। अब आप कहेंगे सर इतना इजी पेपर तो आएगा नहीं। हाँ नहीं आएगा, पहले नहीं, पहले आता था, हो सकता है इस साल नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा कि सर जिस साल क्वेश्चन आया है, जिस पेपर में आया है उसका सन और पेपर का नाम भी लिख दिया करिए। भाई इतने में तो कुल कर्म हुआ जा रहा है हमारा, घर परिवार वाला आदमी हूं, समय निकाल के कितना मेहनत कर पा रहा हूं, काहे और जान लिए पड़े हो हमारे तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following dosage form involves the administration of drug through the rectal route? इसमें से कौन सा ड्रग रेक्टल रूट से हम इस्तेमाल करते हैं बताइए? बक्कल टैबलेट तो मुंह का है, पेसरीज, वेजाइनल, लोजेंजेस। बिल्कुल सही जवाब देख रहे हैं अगर आप जो बता पा रहे हैं, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, पेसरीज जो है वो रेक्टल रूट के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following dosage form is classified as an extended release formulation? ऐसा कौन सा डोजेज फॉर्म है जिसका इस्तेमाल दवा को लंबे समय तक रिलीज के लिए बनाया जाता है? ऑप्शन पढ़िए भाई साहब, जवाब दीजिए। चलिए मैं जवाब का वेट कर रहा हूं आपके। इमीडिएट, इफर्वेसेंट, एंटेरिक, ट्रांसडर्मल। क्या जवाब है? सी नहीं यार, क्या सी जवाब दे रहा हूं, बी भी दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज प्राइमरली यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस? ऐसी दवाइयां जो वोलाटाइल नेचर की होती हैं उनके लिए कौन सा डोजेज फॉर्म बेस्ट है? क्रीम, ऑइंटमेंट, एरोसॉल या सोल्यूशन? सबको जवाब पता है जी, ऑप्शन नंबर सी सही है, एरोसॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following dosage form involves the administration of a drug through the buccal route? बक्कल रूट से कौन सी टैबलेट देते हो, कौन सी दवा देते हो? टैबलेट, लोजेंजेस, आई ड्रॉप, इनहेलर। तो बक्कल रूट के लिए होते हैं हमारे पास लोजेंजेस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following dosage form involves the administration of a drug through inhalation route? इनहेलेशन रूट से कौन सी दवाई है? चारों ऑप्शन पढ़िए, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब पहुंचा रहे हैं, ऑप्शन नंबर, सबका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, इनहेलर से। यार पेपर इजी है ना, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन चैप्टर था ना, इसमें क्वेश्चन इजी उठाया हूं। Which of the following dosage form is primarily used for the administration of insoluble drug? ऐसी दवाइयां जिसको हम पानी में घोल नहीं सकते, किसी भी सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं कर सकते, सिरप नहीं बना सकते, उसको क्या बना के बेचते हैं या क्या बना के खिलाते हैं? सस्पेंशन, इमल्सन, सोल्यूशन, सिरप। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर ए। आपको तो पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते उसमें। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following dosage form involves the administration of a drug through the vaginal route? वेजाइनल रूट से कौन सा सेमी सॉलिड ड्रग इस्तेमाल करते हैं हम लोग? टैबलेट, सपोजिटरी, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर बी सही है, सपोजिटरी। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following dosage form is designed to dissolve slowly in the mouth for systematic absorption? जो मुंह में धीरे धीरे घुल जाता है और सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन देता है बिना जीआईटी में जाए, ऐसी कौन सी दवाई है? लोजेंजेस, कैप्सूल, टैबलेट, सस्पेंशन। जवाब पता है, बिल्कुल इजी नंबर है, लोजेंजेस। 15, which of the following dosage forms typically involves the dispersion of finely divided solid particle? बहुत छोटे सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में डिसॉल्व होते, मिक्स रहते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, मिक्स रहते हैं, ऐसा कौन सा डोजेज फॉर्म है? इमल्सन, इसमें मिक्स तो रहते हैं लेकिन लिक्विड वाले। सस्पेंशन, सोल्यूशन, सिरप। ऑप्शन नंबर बी सही है, सस्पेंशन। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ते हैं फार्माकोपिया वाले की तरफ, चैप्टर नंबर 2 से। वेयर वॉज द फर्स्ट फार्माकोपिया पब्लिश्ड? ये अगस्टाना वाला जो सबसे पहला फार्माकोपिया था वो कहां पब्लिश हुआ था?
अगस्ताना बवेरिया, लंदन यूके, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड या डबलिन आयरलैंड? बिल्कुल सही जवाब है पहला अगस्टबर्ग बवेरिया, जो कि साउथ जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड फर्स्ट अमंग द फॉलोइंग? इन चारों में से सबसे पहले कौन सा फार्माकोपिया आया था? सबसे पहला नहीं पूछ रहा है, इन चारों में से पहला। फार्माकोपिया लोंडेलिनस, एडिनबर्ग, डबलिन, ब्रिटिश। अब आप देखिए, पहला तो हमारा बवेरिया वाला था, दूसरा लोंडिनेस था, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आपका नंबर सब इन चारों में पहला कौन है? यह है लोंडिनेस वाला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इन विच ईयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। भारत का पहला फार्माकोपिया किस साल में आया था? सबको जवाब पता है, मैं देख रहा हूं ऑप्शन सबके सही आ रहे हैं, सबके जवाब से डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी 1955। क्वेश्चन नंबर 19, द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया सबसे पहले किस साल में पब्लिश हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, मैंने बताया भी था कैसे याद करना है। मैं आपके ऑप्शन देख रहा हूं सबके, सी सी सी, हाँ सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 1820। 20, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन लोकेटेड? भारत का जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है वो कहां पे स्थित है? सब लोग गलत जवाब देते हैं, नई दिल्ली। मैंने शुरू में बताया था जवाब क्या है, मुंबई, नई दिल्ली, गाजियाबाद, कोलकाता। जी हाँ, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द चेयरमैन ड्यूरिंग द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट फार्माकोपिया? जब पहला फार्माकोपिया छपा था तो कौन हमारे चेयरमैन थे? तो पहले तो बंगाली याद कर ले, बंगाली इसमें दो हैं, घोष साहब और मुखर्जी साहब भी हैं, लेकिन मुखर्जी साहब तो बाद में आए थे, पहले घोष बाबू आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर बी एन घोष। विच एडिशन ऑफ द फार्माकोपिया इंट्रोड्यूस्ड डिसोल्यूशन टेस्टिंग एंड माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट? सबसे पहले किस एडिशन में डिसोल्यूशन टेस्टिंग और माइक्रोबियल एसे को ऐड किया गया था लिमिट टेस्ट को? याद है, थोड़ी देर पहले बताया था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, किसमें? सही जवाब आ रहा है, किसका जवाब? बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड एडिशन में इसको ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, विच एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया इनकॉर्पोरेटेड कंप्यूटर जनरेटेड फार्मूला IR एंड UV? IR UV कब ऐड किया गया था? कंप्यूटर जनरेटेड फार्मूला कब ऐड किया गया था? ये आपको जवाब देना है। IR UV मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, छक्का मारने वाली बात थी। कौन सा एडिशन होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, 6। एक बार मैच कर लेना, मैंने जो पढ़ाया नोट्स इससे मैच कर लेना, हो सकता है मुझसे गलती से, लेकिन मुझे जो पता है वो 6 है। क्वेश्चन नंबर 24, हु चेयर्ड द पब्लिकेशन ऑफ 7th एडिशन? जब 7वां एडिशन आया तो उस समय चेयरमैन कौन थे? नित्यानंद, गुलाम नबी आजाद, PK प्रधान और मनसुख मांडिया। मनसुख मांडिया तो आखिरी वाले के हैं, PK प्रधान तो 8वें वाले के हैं, 7वें वाले के थे, 6वें और 7वें के डॉक्टर गुलाम नबी आजाद। ऑप्शन नंबर बी सही। एक बार इसको चेक कर लेना, 7वें का चेक कर ले तुरंत, क्या लाओ चेक ही कर लेते भाई, काहे दुर्घटना से देर भली। 7वां एडिशन डॉक्टर गुलाम नबी आजाद, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 पे। विच एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वेयर प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हर्बल प्रोडक्ट? बायोटेक्नोलॉजी और हर्बल प्रोडक्ट सबसे पहली बार कब ऐड किया गया था? बायोटेक्नोलॉजी और हर्बल प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। आपने कहा था ना सर कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया करिए जिसका जवाब हम लोग कमेंट सेक्शन में दिया करेंगे। लास्ट में मुझे सजेशन आया था, मुझे अच्छा लगा था, और ये है बड़ा कठिन भी है, अगर नोट्स पढ़े हो तो इजी भी है। तो इसका जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो के बाद जो लोग लेक्चर लाइव नहीं देख पाते, बाद देखते, मैं उनका भी ऑप्शन का वेट करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट मेजर चेंज ऑकर्ड इन द 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? 8वें एडिशन में क्या सबसे खास परिवर्तन किया गया? चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए। TLC को हटा दिया गया था, IR UV को ऐड कर दिया गया था, पायरोजन टेस्टिंग को ऐड कर दिया गया था, या जनरल केमिकल टेस्ट को ऐड कर दिया गया था। तो मैंने कहा था एक चीज हटाई गई थी, IR UV तो ऐड करने के पहले पहले एक चीज हटाई गई थी, और वो बहुत खास चीज थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, एलिमिनेशन ऑफ TLC। 27, When was the 6th edition of Pharmacopoeia published? भारत में 6ठा फार्माकोपिया किस सन में आया? याद है?
छोड़ दे आपके लिए, कर लोगे? हाँ बताओ कमेंट सेक्शन क्या जवाब आ रहा है। ठीक है, एक बार पलट के याद कर लेना बेटा, बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 2010। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी मोनोग्राम्स वेर इन 8वें एडिशन? 8वें एडिशन में जब हम लोगों ने विटामिन मिनरल ये सब ऐड किया था तो उसमें कितने नए मोनोग्राम ऐड किए थे हम लोगों ने? लास्ट वाले में कितना ऐड किया था सबसे लेटेस्ट? 60, 92, 123, 577 बताया था मैंने। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, 92 मोनोग्राफ्स नए ऐड किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 29, विच एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कंटेन 1149 मोनोग्राफ? ये तो शुरुआत की बात है, अब तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, 3100 कुछ आसपास हैं। तो सबसे पहले 1149 मोनोग्राम किस एडिशन में था? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में? तो सबसे पुराना कौन सा लग रहा है इसमें से यार? ऑप्शन नंबर ए सही है, सेकंड एडिशन। चलिए तीसरे क्वेश्चन में आते हैं और है वेयर वाज द 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? सबसे पहला 8वां जो लेटेस्ट एडिशन है वो कहां पे लॉन्च किया गया, किस शहर में? विज्ञान भवन कहां पे है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गाजियाबाद? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, न्यू दिल्ली। अब आप बताइए कितने लोग के 30 में से जितने जवाब सही हुए, कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं देखता हूं। आज क्लास थोड़ा सा लेट हो गया यार, पावर कट की समस्या चल रही है, मेरे ख्याल से समस्या कल भी रहेगी, कल भी पूरे दिन लाइट नहीं रहेगी। हो सकता है मुझे कल भी क्लास रात को 9 बजे के आसपास अपलोड करना पड़े या फिर लाइव आना पड़े। तो आज की क्लास के लिए सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया, करीब 9 बजे बोला था, 9 बजे भी शुरू नहीं कर पाया। कल मिलते हैं फिर नए टाइम पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच, एक अलग क्लास के साथ।